स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर हम खत्म करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, जो कि सीक्वेंस में लास्ट है, बुक में सबसे लास्ट में गिवन है, लेकिन हम थोड़ा पहले सॉल्व कर रहे हैं, इसको पहले फिनिश कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। तो आप सबको पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम क्लास 12 का कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे विद डिटेल्ड वीडियो प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। आप जो है कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, आप वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऊपर आई बटन पे भी आपको पीछे वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इवन डिस्क्रिप्शन में इनकी पीडीएफ्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जो कि बुक में सबसे लास्ट में गिवन है, विच इज चैप्टर नंबर 14। So this chapter is basically about semiconductor electronics, different materials, semiconductor materials, devices and simple circuit। सबसे पहले बात करें कि इस साल के सीबीएसई ने जो सिलेबस गिवन दिया है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। तो टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी बैंड्स का, कंडक्टर्स के अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर। वी विल डिफाइन, वी विल क्लासिफाई सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, इवन एक्सट्रिंसिक में पी टाइप, एन टाइप एंड पीएन का एक स्पेशल कनेक्शन पढ़ेंगे जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं, एंड उसके यूजेस पढ़ेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड विद बैटरी, और बैटरी को किस तरीके से जोड़ते हैं। एंड एट द एंड हम पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन को कैसे यूज करते हैं एज अ रेक्टिफायर, एज अ डिवाइस टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। हालांकि इसके बाद काफी सारे टॉपिक्स पहले हुआ करते थे, वो इस साल करिकुलम में नहीं है, तो हम इतने ही टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले भाई हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं मीन सेमीकंडक्टर, इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। तो आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूजफुल थिंग है, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि नैनो टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज, इन सब के बगैर आप इमेजिन नहीं कर सकते आप अपने लैपटॉप को, पाम टॉप्स को या आईपैड्स को, बिल्कुल भी, इवन मोबाइल फोन्स को। तो इन सब के अंदर सबसे मेन चीज थी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना। तो स्टार्टिंग से ही साइंटिस्ट के पास ये एक क्वेश्चन था, हाउ टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सब कुछ जो है चीजें कर सकते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए थे। जैसे स्टार्टिंग में कैथोड रे ट्यूब यूज होती थी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसपे एक साइड प्लस रहता था, एक तरफ माइनस प्लेट रहता था, एंड उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता था, एंड बाय चेंजिंग पोटेंशियल हम क्या करते थे, जनरली इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल करते थे। लेकिन यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता था, इस तरह की डायोड्स को वैक्यूम डायोड्स कहा जाता था। लेकिन इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे इनको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए था, इनका साइज बहुत बड़ा होता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, इनकी लाइफ टाइम की बात करें तो बहुत थोड़ी होती थी, बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। तो इन सब ड्रॉबैक की वजह से हम डायोड्स या फिर हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी रिप्लेसमेंट किसी को तो आना था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई और हमें पता लगा सेमीकंडक्टर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, एंड उनका यूज करके कैसे हम डिफरेंट सर्किट्स बना सकते हैं और जिससे प्योरली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहीं पर सेमीकंडक्टर से जंक्शन डायोड की डिस्कवरी हुई, इवन इन्वेंशन बोलेंगे इसको। तो आफ्टर दैट ट्रांजिस्टर बने, एंड यूजिंग दीज ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स, आप बोल सकते हैं लॉजिक गेट की हेल्प से फ्लिप फ्लॉप्स, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, वेरियस इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चिप्स, ये धीरे धीरे सब आने लगा। लेकिन उनका सबका बेसिक यही है, विच इज सेमीकंडक्टर्स। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर है तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे जो है सब पॉइंट्स को समझने के लिए इनको कवर करना जरूरी है। दीज आर द बेसिक टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए। तो नाउ सबसे पहले सेमीकंडक्टर तक पहुंचने से पहले, अभी क्योंकि मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया कि व्हाई वी रिक्वायर सेमीकंडक्टर्स, हमारा बेसिक आइडिया है वी हैव टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बिफोर दैट वी नो सॉलिड्स, सॉलिड मैटर का फर्स्ट स्टेट बोल सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवन प्लाज्मा, एंड एक और भी होता है बहुत साइंस। तो मैं मेन बात करूँ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स को हम दो क्लासिफिकेशन से हम समझना चाहेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। वी विल क्लासिफाई सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, कि इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू और रेजिस्टिविटी की वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। एंड सेकंड क्लासिफिकेशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, और इस चैप्टर का मेन फोकस इस 2 नंबर पॉइंट पर रहने वाला है। जो 1 वाला है इस पे सिर्फ एक सिंगल स्लाइड है, ज्यादा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाउ वी क्लासिफाई डिफरेंट मटेरियल्स, और ये मटेरियल्स में सिर्फ सॉलिड्स की बात हो रही है बच्चों, फिर ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन हम ये किसके बेसिस पे करेंगे, उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू पे या कंडक्टिविटी की वैल्यू पे।
रेजिस्टिविटी का सिंबल रो रहता है एंड कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा होता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, याद रखना इस बात को। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता है तो दूसरे का वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर रहता है और कंडक्टिविटी का यूनिट जो है वो साइमन पर मीटर रहता है या मीटर इनवर्स रहता है। So we will classify different solid materials on the basis of value of their resistivity and conductivity and even आपको पता है कि देखो कुछ materials ऐसे हैं जिनकी conductivity बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, और तो resistivity उनकी ऑटोमेटिक बहुत कम होगी, तो वो अपोजिशन बहुत कम करेंगे और अपने आप में से करंट को फ्लो होने देंगे। इस तरह के मटेरियल्स को बोलते हैं मेटल्स। तो पहला क्लासिफिकेशन होगा मेटल्स का। तो अगर इनकी वैल्यू की बात करें तो लेटर से किसी एक वैल्यू को आप बच्चों याद कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ रजिस्टिविटी की वैल्यू बोलूँ तो मेटल्स की रजिस्टिविटी जनरली लाई करती है 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁸ ओम मीटर। हाँ, कंडक्टिविटी निकालिए, जस्ट माइनस पावर को प्लस पावर कर दो, आप इजीली याद कर सकते हो। तो आप एक याद करो, दैट इज द बेस्ट। देन नेक्स्ट कैटेगरी है इंसुलेटर। तो नाम से आइडिया लगाओ यार, मेटल का जस्ट अपोजिट। मेटल वो है जिनकी कंडक्टिविटी अगर ज्यादा है तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कम है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम थी तो इंसुलेटर की बहुत ज्यादा है, तो ऐसा जिनमें से करंट इजीली फ्लो कर ही नहीं सकता, तो आर इंसुलेटर। रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेक करो, 10⁻11 से लेके 10⁻19 ओम मीटर, बहुत ये ज्यादा वैल्यू है। एंड फिर एक कैटेगरी आती है ऐसी जो इन दोनों के बीच में लाई करती है, जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। अगर हम बात करें इनकी रेजिस्टिविटी तो भाई इंसुलेटर से थोड़ा कम है, मेटल से थोड़ा ज्यादा है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट है, बोल सकते हैं दोनों के बीच की कैटेगरी है। और इनकी जनरली रेजिस्टिविटी लाई करती है 10⁻⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर। सो फ्रॉम दिस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा तो और नहीं पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू में जनरली आपको रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी की वैल्यू पूछ के बोल सकते हैं कि वो कौन सा मटेरियल है। अभी हमें एनर्जी बैंड तक जाना है, लेकिन एनर्जी बैंड से पहले कुछ चीजें तुम्हें सेमीकंडक्टर के बारे में मैं बता दूं यहाँ पर। तो देखो क्लासिफिकेशन हमने अभी एक पढ़ा कि सेमीकंडक्टर वो हैं जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से थोड़ा कम, इंसुलेटर से थोड़ा ज्यादा है। अभी एक माइंड में ये आइडिया है। सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये है क्या। एक्चुअल में टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा होता है, एंड उसी चीज को हम चेक करने के लिए एक टर्म पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, विच इज टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। तो अभी के लिए आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव वैल्यू? नेगेटिव मींस इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर्स तो उनका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो डिक्रीज होता है, एंड अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज है तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी, और कंडक्टिविटी बिल्कुल उल्टा, वो इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ना और रेजिस्टेंस कम होना ये इनवर्सली वेरिएशन है सेमीकंडक्टर्स के लिए। मेटल्स की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मींस हमारे पास एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल है, उसमें बहुत सारे आपके सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जनरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो पूरा क्रिस्टल बना होता है। कंडक्शन प्रॉपर्टी में चेंज बाय एडिंग स्मॉल इम्प्योरिटी। सेमीकंडक्टर की खास बात यह है कि वो कितना कंडक्ट करेगा वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि वो प्योर फॉर्म में है या फिर कुछ इम्प्योरिटी ऐड की है। जनरली पोजीशन की बात करें तो फोर्थ ग्रुप में है, आप बोल सकते हो जनरली 14th आपका जो रहता है पीरियोडिक टेबल में, वहां पर ये लाई करते हैं एलिमेंट वाले, एलिमेंट फॉर्म वाले, सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन मिलता है, जर्मेनियम नीचे होता है। चार्ज कैरियर्स की बात करें मींस चार्ज कैरियर्स का मीन अगर सेमीकंडक्टर करंट फ्लो करवाते हैं, उनके अंदर करंट फ्लो करेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रॉन एंड होल। अभी होल भी डिस्कस करेंगे बच्चों, थोड़ी देर में होल होता गया। अभी फिलहाल याद रखना कि मेटल्स जो हम पहले पढ़ा करते थे तो मेटल में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? करंट। नाउ अब एक आपने स्टार्टिंग पेज पे देखा होगा कि हमें सॉलिड्स को कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के अलावा एक और तरीके से क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो पहले समझते हैं कि एनर्जी बैंड होते क्या है, ठीक है। तो एनर्जी बैंड के कॉन्सेप्ट तक पहुंचने से पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। लेटर से हमारे पास एक सिलिकॉन का एटम है, तो मैं अभी डिस्कशन करूंगा वो सिलिकॉन एटम की बात करेंगे। तो आपको बता दूं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, एंड अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सिंपल वाली तो 284 इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अभी जो डायग्राम है इसमें हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे। तो ये सिलिकॉन का आप समझ सकते हो न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस के सबसे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अभी ये अकेला है, अकेला मीन आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड मीन्स उसका किसी के साथ कोई इफेक्ट नहीं है, उस पर किसी दूसरे का इफेक्ट नहीं पड़ रहा।
तो अगर ये सिलिकॉन का एक सिंगल एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो देखो हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू होगी। सर बिल्कुल यस होगी, हमने लास्ट चैप्टर एटम में भी पढ़ा है कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो इनमें से लेटर से मैं सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इसकी अपनी एक एनर्जी होगी, जो भी है एक्स वाई जेड, लेटर से इसकी एनर्जी की वैल्यू है एक्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में भी लिख सकते हैं, इसकी इतनी वैल्यू है अगर ये आइसोलेटेड है। और अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, मींस एक ऐसा डायग्राम जहां पर मैं एनर्जी को लेवल्स की हेल्प से दिखाऊंगा, तो भाई इसका अपना एक सिंगल लेवल होगा, बिल्कुल। बट सोचो अगर इस एटम को सिंगल ना रख के इसको डबल कर दे, डबल मींस इसके पास एक और एटम रख दे, के पास एक और एटम ले, तो क्या इस दूसरे एटम का इस पहले वाले पे इफेक्ट पड़ेगा? सर बिल्कुल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल अपना रिवॉल्व कर रहा था, क्या इसके रिवोल्यूशन पे ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी इफेक्ट डालेंगे? मे बी ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करे, मे बी न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करे, तो दूसरे का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। एक एटम आने से इसकी जो एनर्जी है, लेटर से पहले एक्स थी और उसमें एक बार चेंज आ गया, लेटर से वो वाई हो गई, तो आप बोल सकते हो कि अब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक लेवल ना होकर दो पॉसिबल लेवल हो सकते हैं। मे बी उसकी क्या पता पहले जितनी एनर्जी रहे, क्या पता चेंज होगी, कोई नई नई वैल्यू रख ली, मतलब दो पॉसिबिलिटीज है। सिर्फ एक और एटम आया, सोचो टोटल दो एटम हुए, दो पॉसिबिलिटी हुई। लेकिन सोचो अगर हमारे पास एक पूरा सॉलिड का पीस है बच्चों, एंड उस पूरे सॉलिड के अंदर हमारे पास ऐसे एक नहीं बहुत सारे सिलिकॉन के एटम है, हमारे पास एक क्रिस्टल है पूरा, एंड उसके अंदर मल्टीपल एन नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स है, तो सोचो क्या होगा। लेटर से मैं किसी एक को यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ बीच वाला, इस वाले एटम का कोई एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो, तो क्या उस पर बाकी सबका इफेक्ट पड़ेगा? और अगर सबका इफेक्ट पड़ेगा तो उसका एनर्जी लेवल, उसका जो एनर्जी लेवल है बच्चों, क्या वो अब सिंगल रहेगा? मीन्स क्या मैं उसको एक सिंगल लाइन से दिखाऊंगा, सिंगल लाइन रहेगा? बोलिए सर नहीं, सिंगल लाइन नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, वो मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई होने का मतलब अब वो बन जाएंगी मल्टीपल लाइंस। मल्टीपल लाइंस मीन्स उसके पास पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल एनर्जी लेवल्स बन जाए, ठीक है। और इसी मल्टीपल एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुप, मतलब बहुत सारे एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुप बना, उसको एनर्जी बैंड हम नाम देंगे। तो एनर्जी बैंड का कंसेप्ट हमेशा याद रखना तब आता है जब एक एलिमेंट का एटम सिंगल नहीं है, वो किसी क्रिस्टल के अंदर है या वो किसी और एटम्स के साथ है। तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमने एक क्रिस्टल देखा, यहाँ पर सिंगल एक क्रिस्टल बनाया, तो आप देखो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, ये लेटर से सिलिकॉन के ही हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे हैं, तो आपको पता है कि भाई उनकी एनर्जी मॉडिफाई हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और आता है, लॉजिकली सोचो, सिलिकॉन की जब मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन 284, और अगर मैं एग्जैक्टली लिखूं जो केमिस्ट्री में आप लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2, तो कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हुई बच्चों। ये है सबसे अंदर वाला इनर शेल, दो इलेक्ट्रॉन उसमें है, ये आया हमारा दूसरा शेल, और ये है सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल। तो लॉजिकली सोचो इलेक्ट्रॉन कौन से ऐसे हैं जो न्यूक्लियस से काफी दूर है? तो सर बोलोगे आउटर मोस्ट शेल वाले, ये वाले हैं, ये तो पास में है, अंदर है। तो सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन एनर्जी की किसकी होगी? तो आउटर मोस्ट वालों की सबसे ज्यादा क्या मिलेगी? मॉडिफिकेशन मिलेगी। किसके अंदर? मॉडिफिकेशन इन एनर्जी लेवल। अंदर वालों के एनर्जी लेवल ज्यादा चेंज नहीं होंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्गली बाउंड है विद न्यूक्लियस। तो यहां पर सारा खेल चलेगा। क्लियर ये बात? ओके। तो ये सब लिखा हुआ है, बस उसको मैं पढ़ देता हूँ। सो इंटरेक्शन होगा जब सिलिकॉन एटम का नेबरिंग एटम के साथ, तो उनके एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स के वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, चेंजेस किसमें नहीं मिलेंगे? उनमें जो इनर शेल के अंदर है, जो सबसे अंदर वाले, जो कंप्लीटली फिल्ड है। और ज्यादा चेंजेस किसमें मिलेगा? मॉडिफिकेशन एप्रिशिएबल होगी, किसमें होगी? विद दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन आउटर मोस्ट शेल। तो भाई उसके अंदर होगी। और क्यों होगी? बिकॉज वो शेयर भी हो रहे हैं नेबर्स के साथ। तो दैट्स वाई अब सिंगल एनर्जी लेवल नहीं रह के अब यहाँ पर एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए हैं, बहुत सारे बन गए हैं। एंड उनका जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल आप ऐसे भी बोल सकते हो, एनर्जी लेवल्स, और उनका नाम हमने रख दिया एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड। अच्छा, इसको एनसीईआरटी में एक और ग्राफ की हेल्प से बताया गया है, तो मैं आपको वो ग्राफ भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एनर्जी ग्रुप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उस ग्राफ तक पहुंचने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो ग्राफ है वो हम किसी भी सेमीकंडक्टर एलिमेंट लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए बोल सकते हैं। ये जो है याद रखना, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं आपस में। और इनके आउटर मोस्ट शेल में इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चे वो कितने होते हैं? 4। कुछ ऐसे सोचो यार, इसकी आउटर मोस्ट शेल अभी मैंने लिख के भी बताई 3s2 3p2।
तो ये 3s2 एंड 3p2 ये कुछ है इस तरह। और सोचो s में 2 आ सकते हैं, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इट मीन टोटल ओवरऑल मेरे पास 8n साइट्स हैं या पोजीशंस हैं, और उसमें कितने 2 एंड 2 4n इलेक्ट्रॉन फील्ड है। बोलो सर ये n क्या लिखा? अगर सोचो मेरे पास एक पूरा क्रिस्टल है, उसमें n नंबर ऑफ एटम्स है, तो उन सब एटम्स के आउटर शेल में टोटल इतनी पोजीशंस हैं, बट उसमें सब में 4 इलेक्ट्रॉन ही तो है। फील्ड कितनी है? 4n जो है वो फील्ड है किससे? इलेक्ट्रॉन से। खाली कितनी बोल सकते हो? 4n जो है वो साइड्स आर एम्प्टी। अच्छा दूसरा, ये जो ग्राफ बनेगा अभी जो नेक्स्ट पेज पे आने वाला है, एक्चुअल में ये दो एटम्स, वैसे तो दो नहीं बहुत सारे एटम्स के बीच के इंटरेक्शन के बेसिस पे है कि अगर वो बहुत ज्यादा पास आएंगे तभी मॉडिफिकेशन दिखेगा। तो ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ है। तो इस साइड में आप देखो लेफ्ट में ऊपर की तरफ जाएं तो इनकी एनर्जी दिखा रखी है, इंक्रीजिंग मींस ऊपर हायर एनर्जी है, नीचे लोअर एनर्जी है। ठीक है, आप अगर देखेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में इस साइड, मैं रीजन ए की बात करता हूँ, ध्यान रखना। रीजन ए वो है जब एटम्स आइसोलेटेड है, मीन्स वो बाकियों से अलग है, उन पर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अगर ऐसा है तो आपको पता है टोटल 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2, ये टोटल हम ऑर्बिटल को दिखाएं एनर्जी वाइज। तो ये बाकी अंदर की शेल है, n-1th शेल का मीन्स ये सब बाहर वाली शेल्स की बात हो रही है, सॉरी अंदर वाली शेल्स की बात हो रही है। तो वो ऑलमोस्ट सीधी लाइन मिलेगी। देखो आप, ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है, और इवन भाई अगर आइसोलेटेड एटम है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी फिक्स होगी। तो आप देखो ये एनर्जी फिक्स, ये एनर्जी फिक्स। अच्छा यहाँ लिखा है 2n स्टेट्स 2n इलेक्ट्रॉन, ये क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं इस बाहर वाले की बात करूं जिसको हम 3s2 और 3p2 बोल रहे हैं, तो क्या s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों के दोनों हैं? बिल्कुल सर। 2n स्टेट्स हैं मतलब खाली जगह टोटल 2n है, और 2n उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इस p वाले की बात करें तो p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन 2 ही हैं। तो p वाले के पास टोटल 6n स्टेट्स हैं और उसमें सिर्फ 2 ही फील्ड है। कुल मिला के ये आपका 3s2 को इंडिकेट कर रहा है और ये 3p2 को इंडिकेट कर रहा है। अभी तक तो स्ट्रेट लाइंस ही हैं। रीजन स्ट्रेट लाइन होने का, बिकॉज इंटरेक्शन अभी नहीं हुआ, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी है। अब गड़बड़ होने वाली है। लेट अस से अब हम रीजन बी की तरफ बात करें, जब जो एटम्स है वो आइसोलेट नहीं है, वो दूसरे का इम्पैक्ट है, मींस उसके पास दूसरे कोई एटम आ गई। अब देखोगे कि ये क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है तो इन्हीं में चेंजेस दिखाने बच्चों। ये अब सिंगल लेवल ना रह के आप देखो इसमें स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी, एक लाइन ऊपर भी दिखा रहे हैं, एक लाइन नीचे भी दिखा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, मींस चेंज हो जाएगी सिंपली। अगर ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, मीन्स ये बीच में जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकती हैं। ऐसे ही ये जो पी वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी भी एनर्जी को देखा गया तो लेवल ऊपर की तरफ भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। इट मीन इनकी एनर्जी भी मॉडिफाई हो रही है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम करें, लेटर से हम रीजन डी में चलेंगे, आप देखोगे कि ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये भी आगे बढ़ता गया, और ये जो बीच में ना आप देखो ये कॉमन हो गया। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा रीजन सी का जब पूरा एक कॉमन रीजन आ जाएगा। कॉमन रीजन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल की, उनकी वैल्यूज एनर्जी की यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकती है। ये दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी, एक कॉमन रीजन आ जाएगा। लेकिन जैसे डिस्टेंस और कम करेंगे आप देखोगे फिर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ, एक कॉमन रीजन फिर से सेपरेट स्टार्ट होना हो गया, ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। आप देखोगे डी में जाके एक ऐसा रीजन आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, ये मैं इसको से बना रहा हूँ, और एक ऐसा रीजन आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, और उन रीजन्स के बीच में आपको कुछ गैप भी दिखता है। तो यहाँ गैप भी दिख पा रहे हो। और अब देखो यहाँ पर ये जो नीचे जो लो एनर्जी का ये जो रीजन बना, ये जो बैंड बना, इसको बैंड क्यों बोला? क्योंकि इसमें मल्टीपल एनर्जी लेवल है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे एनर्जी लेवल है। इनका ये जो ग्रुप बना, इस नीचे वाले ग्रुप को, एनर्जी लेवल्स के ग्रुप को हम जनरली बोल देते हैं बच्चों वैलेंस बैंड। क्या बोल सकते हैं इसको? वैलेंस बैंड। क्यों बोला? क्योंकि आप देखोगे टोटल 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है ऑटोमोबाइल में वो सारे चुपचाप यहाँ जाते हैं। और ये अगर आप देखो यहाँ पर भी आपको एक बैंड बनता हुआ दिख रहा है, बट इसकी एनर्जी की वैल्यूज ज्यादा है क्योंकि ऊपर बना। इसको जनरली बोलते हैं कंडक्शन बैंड, बोलते हैं इसको कंडक्शन बैंड। जनरली अगर हम 0 केल्विन की बात करें, ये खाली होता है, हाई एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता। तो टोटल आउटर मोशन में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? ये वैलेंस बैंड में चले जाते हैं। हाँ, अगर इनको एनर्जी मिल जाए तो ये कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। तो कितनी एनर्जी चाहिए? तो इनके बीच का जो आप गैप देख रहे हो, एनर्जी गैप, जिसको हम ईजी से लिखते हैं, तो ये इनके बीच का गैप। तो इस तरह से एक आइडिया मिला कि हाँ इस तरह से एनर्जी के बैंड बन जाते हैं, एक नीचे बनता है एक ऊपर बनता है। नीचे वाले का नाम वैलेंस बैंड रखा, ऊपर वाले का नाम कंडक्शन का। अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, तो मैं कनेक्ट करता हूँ, कुछ इस तरह से है।
तो डायग्राम को बनाने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो डायग्राम अभी बनाएंगे ये किसी सेमीकंडक्टर के लिए है और किस टेम्परेचर पे है, 0 केल्विन पे। 0 केल्विन लिखना इसलिए कंपलसरी है बिकॉज 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही है एक्स्ट्रा। तो आप देख सकते हो कि ये बैंड है, इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हो जैसे मैं बना रहा हूँ, या आप इस तरह से बॉक्स वाइज भी दिखा सकते हो, यहाँ साइड में देख सकते हो। एंड इसके अंदर भी आप डॉटेड लाइन देखो, डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है एनर्जी लेवल को, जैसे ये एक एनर्जी लेवल हो गया, ये दूसरे वाला एनर्जी लेवल हो गया, ये तीसरे वाला एनर्जी लेवल हो गया। अब मल्टीपल होते हैं तो आप 4-5 दिखा सकते हो। एंड अब उन लेवल में इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाने, क्योंकि लो एनर्जी लेवल में तो जनरल इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो हर एक में 2-2 दिखा दो, जैसे यहाँ पर 2 दिखा दिया, 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 इस तरह से। एंड इस लो एनर्जी वाले लेवल का मैंने एक नाम बताया था, वैलेंस बैंड। एंड बिल्कुल इसी के जैसे एक ऊपर की तरफ भी एनर्जी बैंड होता है बच्चों, ठीक है, जिसके अंदर भी आप अगर बात करें तो छोटे छोटे काफी सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक ग्रुप है ये हाई एनर्जी लेवल्स का ग्रुप है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये जनरली खाली होता है, तब एट 0 केल्विन पे ये खाली होता है। देखो इस पे लिख रखा है एम्प्टी, इस पे लिख रखा है फिल्ड। क्लियर। अच्छा, इसकी ये सबसे जो नीचे वाला लेवल है इसकी एनर्जी होती है उसको ईसी लिखा, इसकी सबसे हाईएस्ट वाले की एनर्जी होती है इसको ईवी लिखा। एंड इसके बीच का जो ये गैप है इसको एनर्जी गैप, या इसका एक नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको बोला जाता है। अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, बोले सर ये बैंड बैंड पढ़ने से फायदा क्या? अरे बैंड से हमें एक आइडिया मिल रहा है कि अगर कोई भी सेमीकंडक्टर है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उनकी एनर्जी कम है तो हम बोलेंगे कि वो वैलेंस बैंड में है। वैलेंस बैंड कोई जगह नहीं है, वैलेंस बैंड एक स्टेट का नाम है। ऐसे समझ सकते हो कि जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पूरी कर रहा है तब तक उसकी एनर्जी कम है, तो हम बोलेंगे भाई ये इसकी जो स्टेट है वो वैलेंस बैंड है। जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई वो फ्री हो जाएगा, वो अब वैलेंसी पूरी नहीं करेगा, वो फ्री टू मूव है, वो कंडक्टिविटी करेगा। तो बोलेंगे भाई हाँ ये ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसलिए आज के बाद इसकी स्टेट को हम कंडक्शन बैंड बोलेंगे। और वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए, एक वैलेंसी पूरी करने वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको एनर्जी गैप बोलते हैं। और ये एनर्जी गैप ही फर्दर डिसाइड करेगा कंडक्टर कौन से हैं, इंसुलेटर कौन से हैं, सेमीकंडक्टर कौन से हैं। क्योंकि जिसका गैप कम वो अच्छा कंडक्टर है, इजिली इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जिसका गैप ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजिली फ्री नहीं होगा। तो अब इनकी इंडिविजुअल डेफिनेशंस पे पहले पहुंचते हैं। तो सबसे पहले वैलेंस बैंड मैं बता चुका हूँ, ये लो एनर्जी का बैंड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है जो वैलेंसी को पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो नीचे वैलेंस बैंड दिख रहा है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में दिख सकता है, इवन आपका सर्शन रीजन क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये जो बैंड है ये या तो पार्शली फिल्ड होगा या कंप्लीटली फिल्ड होगा, ये कभी खाली नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में होगा ही नहीं तो उससे पीछे वाला लेवल वैलेंस बन जाएगा, ठीक है। अब वैलेंस बैंड को खाली करने का मतलब एटम को खाली करना, तो वो कभी ऐसा नहीं होगा। तो या तो वैलेंस बैंड में आपको 2-4-3 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे या ये पूरा भरा हुआ मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग पार्ट इन कंडक्शन ऑफ करंट। भाई इस वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी थोड़ी करवाएंगे, ये तो सिर्फ वैलेंसी पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन बारी आती है दूसरा विच इज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या है? हाई एनर्जी बैंड जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब अब वो वैलेंसी पूरा नहीं कर रहे, वो फ्री है मूव करने के लिए। ये बैंड या तो पूरी तरह से खाली होगा या ये पार्शली होगा, पूरा भरा कभी नहीं हो सकता। रीजन क्यों? भाई देखो पूरा खाली तब होगा जब वैलेंस से कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ही नहीं, पार्शली फिल तब होगा जब वैलेंस से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। और पूरा भरता इसलिए नहीं क्योंकि किसी भी एलिमेंट के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते किसके अंदर, कंडक्शन के अंदर। कोई ऐसा केस नहीं है कि एटम के सारे इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाई बिल्कुल करेंगे क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो इसका नाम कंडक्शन बैंड रखा। देन तीसरा हमारा आता है एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप तो तुम्हें पता ही है यार, कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला ये इसकी एनर्जी, वैलेंस बैंड वाले के सबसे ऊपर वाले की एनर्जी, इसका जो डिफरेंस है इसको एनर्जी गैप बोलते हैं। अच्छा, इस एनर्जी गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता, ये खाली होता है। इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस में या कंडक्शन में, या तो वो चक्कर काट रहा है या वो फ्री हो गया, दो ही काम हो सकते हैं, ठीक है। इसकी एनर्जी गैप की जो वैल्यू है ईजी की कैसे निकालोगे, ठीक है। कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी, वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, आप इसको EC माइनस EV भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो कंडक्शन बैंड और इनके बीच का जो गैप है वैलेंस बैंड का, ये एक्चुअल में कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे इंटर एटॉमिक सेपरेशन कितना है, एक एटम और दूसरे के बीच का डिस्टेंस कितना है, हम जो सॉलिड यूज कर रहे हैं, हम जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, उसका नेचर कैसा है, वो कौन सा है।
ठीक है, तो इन चीज़ों पे ये फैक्टर डिपेंड करता है, और थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी डिसाइड करेगा कि एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अगेन ये एनर्जी गैप के बारे में बच्चों मैं ऑलरेडी तुम्हें डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर पढ़ सकते हो, लेकिन एक दो चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दूँ। विड्थ इज मोर, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अगर ऐसे दिखा देता हूँ, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, सिंपल ऐसे दिखा सकते हो, ये जो एनर्जी गैप है। तो ये जो विड्थ है एनर्जी गैप की, ये इंडिकेट क्या कर रही है भाई, अगर विड्थ ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है उसको कंडक्शन में ज्यादा जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब वो वैलेंसी पूरी करने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, इट मीन न्यूक्लियस ने उसको स्ट्रांगली बाइंड कर रखा है, वो अपने आप नहीं जा सकता। दूसरा, ये जो एनर्जी है जनरली बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में मेजर करेंगे हम, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है सबको पता है, बट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे। और आपको बता दूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल, तो ये कन्वर्जन तुम याद कर सकते हो। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये डिक्रीज होता है, हालांकि इतना इस पे नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, नेचर ऑफ मटेरियल जो था वो डिसाइड करता है। ओके, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। ये चीज क्या, वैलेंस बैंड बच्चों ध्यान रखना 0 केल्विन पे ये पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, क्योंकि भाई 0 केल्विन है तो इलेक्ट्रॉन के पास कहीं से भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आएगी, बेचारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंसी पूरी करेंगे। और 0 केल्विन पे हमारा कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है, भाई खाली तो होगा ही, सारे के सारे वैलेंस बैंड में जो बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, कंडक्टिविटी नहीं होगी, कोई करंट नहीं होगा। ओके, अब ये जो एनर्जी गैप था Eg, इसकी वैल्यू हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है सर, बिल्कुल अलग अलग होती है। तो लेकिन हमें दो तीन की वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब दो तीन कौन से, हमें जर्मेनियम की और सिलिकॉन की वैल्यूज अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे चैप्टर में हम इन्हीं का सबसे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो जर्मेनियम जो होता है उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है Eg, वो रहता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहीं सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप जो होता है दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें तो मैं बोल सकता हूं जर्मेनियम के केस में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में थोड़ा इजी जाएगा, इट मीन इलेक्ट्रॉन को थोड़ी कम एनर्जी चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाने के लिए या कंडक्टिविटी शो करने। तो अब बारी आती है कि एनर्जी बैंड का कंसेप्ट तो सर समझ आ गया, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन, और बीच में होता है गैप। अब गैप के बेसिस पे या एनर्जी बैंड के बेसिस पे हम फिर से सॉलिड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तीन कैटेगरी में सर, वही पहला कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स, और तीसरा सेमीकंडक्टर्स। अब सोचो बच्चों कि ये तीन कैटेगरी जो बनाई इस बार एनर्जी बेसिस पे बताएंगे, एनर्जी गैप के बेसिस पे। पहले क्लासिफिकेशन हुआ था वो उनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की वैल्यूज के बेसिस पे था। अब एनर्जी गैप, तो कुछ सोचो कंडक्टर वो होंगे शायद जिनका एनर्जी गैप आपका मिनिमम होगा, या मे बी जीरो भी हो सकता है, मे बी जीरो हो। और शायद इंसुलेटर वो है जिनका एनर्जी गैप क्या है, शायद सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। और सेमीकंडक्टर शायद वो होंगे जिनका एनर्जी गैप इनके बीच का है, मीडियम है, थोड़ा बोल सकते हो कि इंसुलेटर से कम है, कंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यही तरीका है क्लासिफिकेशन का, और इस चैप्टर में हम इसी के बेसिस की बात करेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी से ही कुछ टेक्स्ट है वहीं से पढ़ते हैं इन तीनों कैटेगरीज को। तो सबसे पहला केस हमारा, गैस कर सकते हो किसकी बात हो रही है, मेटल्स की। तो मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दूं पहले तो, मेटल्स जिनको हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं इनको गुड कंडक्टर्स, जनरली सभी मेटल कंडक्टर्स होती हैं। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज इन मेटल्स, मेटल्स के एनर्जी बैंड डायग्राम दो तरीके के हो सकते हैं। पहला कंडीशन देखो, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि भी देखो, पहली सिनेरियो ये हो सकता है कि मेटल्स का जो कंडक्शन बैंड है और मेटल्स का जो वैलेंस बैंड है, अब ये ऊपर आप जो बॉक्स दे रहे हो ये बच्चे कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला हमारा है वैलेंस बैंड। अब आपको कुछ ब्लू कलर्स की लाइन दिख रही होंगी, ब्लू कलर का यहाँ पर मीनिंग है कि ये फील्ड है, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मेटल्स कुछ ऐसी हैं जिनका वैलेंस बैंड पार्शियली फील्ड है, मींस उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, एंड एट द सेम टाइम कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फील्ड है, दोनों पार्शियली फील्ड है। देखो यहाँ पर फर्स्ट सिनेरियो में अंडरलाइन करूंगा, कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड एंड द बैलेंस नहीं आएगा, बैलेंस्ड लिख दो इसको, बैलेंस्ड बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, मींस पूरा भरा नहीं आधा खाली है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, ये फर्स्ट हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो सर पहले से ही कंडक्शन बैंड अगर पार्शियली फील्ड है तो इसके अंदर इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कंडक्टिविटी करेगा, इसलिए तो एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अभी हमने कुछ एनर्जी नहीं दी, कुछ नहीं दी, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। सेकंड केस क्या कहा, भी हो सकता है ऐसा सीन बने
कि कंडक्शन बैंड जो है, मेटल्स की बात हो रही है बच्चों, कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप हो। अभी जो ये रेड कलर का देख रहे हो, ये लेटर से मैं वैलेंस बैंड को इंडिकेट करने के लिए बना रहा हूँ, ये वैलेंस बैंड है। और जो भी मैं ब्लैक कलर का बना रहा हूँ, ये लेटर से हमारा कंडक्शन बैंड है। और आप देखोगी मैंने जब ये जो डायग्राम बनाया, इसमें दोनों का कुछ पार्ट ओवरलैप है, और ओवरलैप को भी मैं कोई कलर दे देता हूँ, लेटर से ग्रीन कलर। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये कौन सा है? ये ओवरलैप पार्ट है। ओवरलैपिंग का मीन क्या है कि कुछ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन पहले से कंडक्शन के अंदर है, यानी इनका एनर्जी गैप ऑलमोस्ट कितना होगा बच्चों? जीरो हुआ इस केस में एनर्जी गैप। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेटल्स शायद वो होते हैं जिनका कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप हो, एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कहाँ होते हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं। और अगर ऐसा है तो भाई इजीली कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ये दूसरा देख सकते हो, व्हेन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड्स आर ओवरलैप। सो ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो, ये दूसरा सिनेरियो है। इट मीन मेटल्स के एनर्जी बैंड डायग्राम दो तरह के हो सकते हैं, तो दोनों क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इसीलिए गुड कंडक्टर्स होते हैं। सेकंड हम मूव करते हैं बच्चों, किस पे बात करें? इंसुलेटर कैटेगरी पे। इंसुलेटर्स बहुत सिंपल, तो मैं यहाँ पर कंडक्शन बैंड भी दिखा देता हूँ। तो ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है एंड नीचे वाला वैलेंस बैंड है, क्लियर। तो आप देख सकते हो इनका जो गैप है, इसका कंडक्शन बैंड का वैलेंस बैंड का बहुत ज्यादा है। तो अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, उसको जनरली हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। इन केसेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो, अगर आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की बात करें तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तभी जा पाएंगे, अदरवाइज वो इजिली नहीं जा पाते, ठीक है। इतना, और एक चीज और बता दूं, जनरली इंसुलेटर का ये जो एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल अगर मेरे पास एक इंसुलेटर है और रूम टेम्परेचर पे पड़े, अब रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर 0 केल्विन तो होता नहीं, थोड़ा ज्यादा होता है। इवन उनको रूम टेम्परेचर पे भी इतनी थर्मल एनर्जी नहीं मिलती कि वो इस 3 इलेक्ट्रॉन वाले को जंप कर दें। और अगर ऐसा हो तो भाई हर एक इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता, सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चले जाते, ठीक है। ये यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज जो मैं बता चुका हूँ। इट मीन थर्मल एनर्जी भी इनको नहीं पहुंचा सकती, काफी ज्यादा है। फिर बढ़ते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस हमारा समझ ही होंगे कौन सी कैटेगरी बची है, ये बची है बच्चों सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर उन मटेरियल्स को बोलते हैं जिनका वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये ऊपर वाला बच्चों आपको पता है कंडक्शन बैंड है, और नीचे वाला कौन सा है? वैलेंस बैंड। तो इनका जो एनर्जी गैप है वो कितना हो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। जनरली हमने इस कैटेगरी को नाम दे दिया सेमीकंडक्टर। जैसे थोड़ी देर पहले याद हो जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात की थी, जर्मेनियम का कितना था? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सिलिकॉन का कितना था? कमेंट में लिखना पड़ेगा तुम्हें, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, फर्स्ट कमेंट में ये लिखना है। ओके चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेमीकंडक्टर क्लियर, जिनका गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, 0 से ज्यादा, 3 से कम। अब क्या मुझे बताओ कि जिनका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, जरूरी है वो आपको एलिमेंट की फॉर्म में मिले? हो सकता है कि मेरे पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड का जब मैं एनर्जी गैप बना रहा हूँ, उनका एनर्जी बैंड बना रहा हूँ, उनका गैप भी 3 से कम मिले। इट मीन सेमीकंडक्टर जो है वो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन नहीं है, सेमीकंडक्टर सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन है। तो सॉलिड्स आपको एलिमेंट फॉर्म में मिल सकते हैं, वो कंपाउंड फॉर्म में मिल सकते हैं, इवन कंपाउंड में भी आपके वो पॉलीमर हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर का मतलब सिर्फ एलिमेंट नहीं होता, आप मेटलॉइड से इसको मत कनेक्ट करना, वो अलग चीज है। तो सेमीकंडक्टर इज टोटली दोज सॉलिड्स हुज एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ हम स्टडी बेशक सिलिकॉन और जर्मेनियम की करेंगे क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है, ये सिंपल होते हैं स्टडी करने में, इसलिए देखो ये एग्जांपल दे रखा है, एंड इस बेस से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सेमीकंडक्टर हमने कहा भी देखो, या तो हमें सेमीकंडक्टर एलिमेंट फॉर्म में मिल सकते हैं, मींस जिनका एनर्जी गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, या तो वो सेमी हमें एलिमेंट की फॉर्म में मिलेंगे, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, हम इनको ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा हो सकता है कि वो कंपाउंड फॉर्म में मिले। कंपाउंड कौन सा? या तो इनऑर्गेनिक मिलेगा, या ऑर्गेनिक मिलेगा, या ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो इनऑर्गेनिक में ये मिल सकता है कैडमियम सल्फर, गैलियम आर्सेनिक, कैडमियम सेलेनियम एंड इंडियम फॉस्फेट। जैसे अब देखो इस चीज को, तो ये जो CDS लिखा एक्चुअल में ये दो एलिमेंट्स का एक कंपाउंड है। अगर मैंने लिखा INP, इसका मतलब इंडियम और फॉस्फेट ने कंपाउंड बनाया, लेकिन इस पूरे कंपाउंड का जब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया तो उसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप मिला वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिला, दैट्स व्हाई इसको सेमीकंडक्टर बोला हमने। इसी तरह से ऑर्गेनिक में एंथ्रासीन है, डोप्ड थैलोसाइनाइंस है, इनका भी एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ऑर्गेनिक में पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन, इन सबका एनर्जी गैप भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो बोले सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन सिंपली पूछ सकते हैं कि आपको एग्जांपल बताना है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का, या फिर विच ऑफ दीज
आपको ऑप्शंस दे रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो आपको पहचाना है या फिर आपको इनऑर्गेनिक बताना है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो अभी हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम को मेनली पढ़ना है, तो मैं अभी थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ सिलिकॉन जर्मेनियम का, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुना, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, दोनों की वैलेंसी 4 होती है। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों इसके कुछ तरीके हैं। तो या तो क्या कर सकते हैं, हम सिलिकॉन को या जर्मेनियम को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से सर्कल बनाए, उसमें सिलिकॉन लिख दिया या उसमें जर्मेनियम लिख दिया। एक कॉमन तरीका और है, क्या हम सिलिकॉन और जर्मेनियम नाम ना लिखने की बजाय सिंपली क्या लिख दें बच्चों, +4 लिख दें। +4 लिखने का मीनिंग क्या है कि भाई इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको +4 लिखने का मतलब ये सिलिकॉन भी हो सकता है जर्मेनियम भी, एक कॉमन सिंबल है दोनों के लिए, ठीक है। ये किसके लिए, एक आइसोलेटेड एटम, मतलब एक सिंगल एटम को ऐसे दिखाना है। लेकिन हमें तो पता है कि हमारा जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल मीन समझ रहे हो, क्रिस्टल मतलब हमारे पास एक पूरा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको बनाना सीख लीजिए, बिकॉज आगे आपको ये कुछ टॉपिक्स में काम आने वाला है, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दिखाना है तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से सर्कल्स बना लेने। सर्कल का मीनिंग आपको पता ही है, सर्कल का मीनिंग यहाँ पर है कि ये हमारे एटम्स है, ठीक है। तो अभी इनके अंदर फिलिंग बाद में कर लेंगे। तो इस तरह से आप 9-10 दिखा दो, 9 दिखा दो इनफ है। ऐसे एक एक छोटा सा सिंगल क्रिस्टल का एक व्यू ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर सबके अंदर आप सिलिकॉन जर्मेनियम भी लिख सकते हो या सिंपली +4 लिख दो, विच इज बेटर, ठीक है, इसको लिखना बेटर है। एनसीईआरटी के अंदर भी डायग्राम में कुछ ऐसे लिखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एनसीईआरटी वाला ही याद करो, दी बेस्ट है, मार्क्स आपको एकदम एग्जैक्ट मिलते हैं। तो ये लिखिए। अब आपको पता है कि भाई ये सिलिकॉन जर्मेनियम है, ये 4 वाला है, तो ये तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो शेयरिंग होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का भी हमारे पास एक तरीका है, हमारे पास एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। उसके लिए मैं अभी ब्लू कलर या लेटर से मैं ग्रीन कलर यूज करता हूँ। तो इनके बीच में शेयरिंग हो रही है तो मैं इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, तो ये एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि सभी के बीच में दिखाना। तो इधर भी बॉन्डिंग दिखा दी, इस साइड भी बॉन्डिंग दिखा दो, सिमिलरली हर जगह में बॉन्डिंग दिखा दी। इस तरह से यहाँ भी बॉन्डिंग दिखा। तो आप हर डायरेक्शन में ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी बना दिया, स्किप कर दिया थोड़ा सा, लेकिन आप इसको समझ लो। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसका मीनिंग समझ रहे हो, डॉटेड लाइन मीन, या मैं बना भी देता हूँ, डॉटेड लाइन मीन कोवेलेंट, ठीक है। अच्छा ये जो +4 है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, एक यहाँ, वैसे सेम साइड में भी दिखा सकते हो, सॉरी सेम लाइन में भी दिखा सकते हो, आगे पीछे भी दिखा सकते हो। एक यहाँ दिखा दिया, एक यहाँ दिखा दिया, इधर दिखा दिया। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल का भी दिखा दो, हर जगह जहां पर भी तुम्हें डॉटेड लाइन दिख रही है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो आप सब पे दिखा देना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो ये है आपका इलेक्ट्रॉन, और कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी पूरी कर रहा है, ये वैलेंस बैंड वाला है, क्योंकि ये सब वैलेंसी पूरा कर रहे हैं, ये वैलेंसी में यूज्ड है, शेयरिंग में है, दैट्स व्हाई। तो ये इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से आप एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है, मैं वो तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जनरली एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर नहीं आता। तो वैलेंट बैंड आपको पता है ये पूरा फुल होता है, और कंडक्शन बैंड जो है वो पूरा खाली होता है। तो उस केस में आप बोल सकते हो 0 केल्विन पे एक सेमीकंडक्टर भी क्या बन जाता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बिहेव एज इंसुलेटर। कौन, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो मुझे बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा क्या। टेम्परेचर इंक्रीज करने से बच्चे इनमें से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। तो मैंने कोई कॉमन रेंडमली जैसे ये दिखाया, ये तो यहाँ से ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। रीजन, क्योंकि टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी मिली। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां पर बनेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो वहां से निकल जाएगा। अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें, इरेज कर देता हूँ उस बात को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, और पीछे आप देखो तो एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई, है ना। इस वैकेंसी को बोलते हैं होल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बन गया, ये होल बन गया। तो मैं बोल सकता हूँ जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर बनता है।
होल पेयर जनरेट हो जाए। तो whenever there is a increase in temperature there is a breakdown of covalent bond, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर होल क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड वाला, ध्यान रखना होल हमेशा कब बनता है, होल इज ओनली बिकॉज ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से ही तो वैकेंसी क्रिएट हुई, यानी यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड कम रह गया, उसको हम होल बोलते हैं। अच्छा, इस होल को हम कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, अभी नेक्स्ट पेजेस पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये स्लाइड आई थिंक तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, होल का कॉन्सेप्ट। तो होल कब बनता है, वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन जब निकलता है अपने कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़कर, उसकी जो साइट होती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ठीक है, इस होल को हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चलते हैं। बोले सर ऐसा क्यों, लेट अस से कोई एक और कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, जैसे यहाँ से एक जो है इस जगह कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लेट अस से यहाँ पर आ गया, तो जैसे यहाँ पर आएगा तो ये इस होल को कवर कर देगा। अब होल यहाँ पर क्रिएट हो गया, दूसरी जगह क्रिएट हो गया। तो जब ये पूरा प्रोसेस हुआ तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जब वहां गया तो उस होल ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो होल उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो होल इज आल्सो बिहेविंग एज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और एक चीज और हो गई, होल पहले यहाँ था साइट 1 पे, अब वो साइट 2 पे हो गया, इट मीन होल भी शिफ्ट हो सकते हैं क्रिस्टल में। हाँ, ये शिफ्टिंग में इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन हो सकते हैं। अब थोड़ी सी होल की प्रॉपर्टीज की बात करें, होल एक्ट एज अ वर्चुअल चार्ज, क्योंकि एक्चुअल में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है इसका। जो है ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज, इस पे कोई फिजिकल चार्ज नहीं है। मिसिंग इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड वाले होते हैं वही होल को क्रिएट करते हैं। इट एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, बिल्कुल ठीक है। मोबिलिटी इनकी इलेक्ट्रॉन से कम होती है। एक टर्म है मोबिलिटी, मोबिलिटी मीन्स होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल हैं जब वो मूव करते हैं उनकी कुछ वेलोसिटी होती है, तो उनकी कितनी वेलोसिटी होती है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको जनरली मोबिलिटी बोलते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझाऊं तो सिंपल समझो, मूव करने की एबिलिटी। और ये इतना इजी मूव नहीं कर पाते जितना इलेक्ट्रॉन कर पाते हैं, तो इनकी मोबिलिटी कम होती है इलेक्ट्रॉन से। मोबिलिटी का सिंबल म्यू होता है, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑफ एच इज लेस देन म्यू ई। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब भाई हम होल का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है तो क्या मैं उसको भी फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूँ। बिल्कुल, हम उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मींस प्योर फॉर्म, एक्सट्रिंसिक मींस इम्प्योर, मींस हैविंग सम इम्प्योरिटी। तो बिफोर गोइंग टू एक्सट्रिंसिक थोड़ा सा इंट्रिंसिक को डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट इंट्रिंसिक, अभी भी मैंने बोला इसको हम एक और नाम से बुला सकते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर का मीनिंग, मेरे पास कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल मींस एक पूरा पीस है सॉलिड का, उसमें सभी एटम्स जो मैंने देखे वो सारे एक जैसे हैं, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, या सारे जर्मेनियम के, या सारे लेटर से इंडियम फोस्फेट का मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल एक जैसा है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वो एक प्योर क्रिस्टल है। तो प्योरेस्ट फॉर्म का जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म है और इवन मैं अगर बात करता हूं एट 0 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत रोल है, तो 0 केल्विन पे क्या होगा, सारे कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, हर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है पड़ोसी के साथ, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। बिल्कुल सर, कोई फ्री नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि आपका कंडक्शन बैंड खाली है, तो वैलेंस बैंड पूरा भरा है, इसका मतलब सर बिल्कुल ठीक है, वैलेंस बैंड पूरा भरा है, कंडक्शन पूरा खाली है, तो यानी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ इंसुलेटर। और मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो 3-4 लाइनों में लिखा है वही लिखा है कि वाई सेमीकंडक्टर इवन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर एट 0 केल्विन। तो उसका रीजन आप बता सकते हो, बिकॉज एट 0 केल्विन there is no free electron, no free electron means conduction band is empty, that's why it behave as a pure insulator। और ये स्ट्रक्चर डायग्राम मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ये 0 केल्विन टेम्परेचर का डायग्राम है क्रिस्टल का, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब हम एनर्जी बैंड डायग्राम भी बनाएंगे, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान रखना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर टेम्परेचर 0 केल्विन का। ओके, अब वही बात कि भाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो, अच्छा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर सकते हैं और हो सकता है क्रिस्टल को कहीं से एनर्जी मिल जाए रेडिएशन की फॉर्म में, मल्टीपल केसेस है। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर का ही मेन बात कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर मिलने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, उनको मिल जाएगी थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो टेम्परेचर से मिले। तो एनर्जी मिलते ही भाई आपको पता है क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेक डाउन होगा। और तुम्हें पता है जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो उस केस में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो अपने साथ साथ एक वैकेंसी भी क्रिएट कर देगा उस जगह पे जिसका नाम हमने रखा था होल। तो मैं बोल सकता हूँ इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट हो रहा है, ये प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हें।
ठीक है। सो ये जो डायग्राम है आप देख पा रहे हो, फर्स्ट कौन सा है, ये टेम्परेचर अबव 0 केल्विन है। भाई क्यों कैसे पता लगा 0 केल्विन से ऊपर है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है साथ में, कैसे पता लगा ये 0 केल्विन से ऊपर है। ठीक है, आप बताओ मुझे, कमेंट करके लिखना बच्चों कि कैसे मुझे आइडिया लगा ये 0 केल्विन से ऊपर है। यहाँ देख सकते हो आपको एक होल दिख रहा है, कैसे बना, यहाँ पर आप डॉटेड लाइन से देख भी रहे हो कि शायद यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो उसके पीछे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, होल क्रिएट होगी। अच्छा, इस होल की जगह को लेटर से मैंने साइट 1 नाम दे दिया, ये किसी एक जगह पे बना है साइट 1 पे। अब नेक्स्ट डायग्राम में सिर्फ हम यही शो कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही करते हैं, होल भी मूव कर सकते हैं। कैसे, मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जो है निकला, कैसे निकला, वही सेम कोवलेंट बॉन्ड टूट गया किसी वजह से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला बेचारा, इलेक्ट्रॉन निकल के इस फर्स्ट साइड वाले होल के अंदर चला गया, मतलब इसको, इस वैकेंसी को कवर कर लिया उसने। लेकिन अब उसने वैकेंसी यहाँ क्रिएट कर दी, अब होल कहाँ पहुंच गया, साइड 2 पे पहुंच गया, पहले होल कहाँ था, साइड 1 पे था। तो क्या पता लगा कि होल ऑल्सो मूव, ठीक है, होल ऑल्सो मूव। हाँ, हालांकि इसके मोशन में रोल इलेक्ट्रॉन का ही होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही होल मूव करते हैं, बट ओवरऑल अगर हम बात करें ये होल मूव कर रहा है। अच्छा, इसको जो मूव करवा रहा है इलेक्ट्रॉन जो है बेचारा ये वाला करवा रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जो अपना इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंडक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये बेचारा इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी नहीं कर पाया, ये सिर्फ होल की पोजीशन को मूव करवा रहा है। अच्छा, अब ये जो है पीछे हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा, ये है एनर्जी बैंड डायग्राम। पहला डायग्राम देख रहे हो, दिस इज एट 0 डिग्री, सॉरी 0 केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री तो नहीं बोलेंगे, वो -30 273 बन जाएगा। तो 0 केल्विन पे डायग्राम क्या है आप देख सकते हो, ये वैलेंस बैंड हमारा, इसमें ये लाइन देख रहे हो, ये एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन बिठा दिए, कोई बात नहीं। ऊपर कंडक्शन बैंड देख रहे हो, ये बीच का एनर्जी गैप। क्या आपको कंडक्शन बैंड में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं, सारे कहाँ हैं, वैलेंस बैंड में। इसका मतलब क्या है कि सारे वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ, तो ये 0 केल्विन पे ऐसा डायग्राम होता है, ये इंसुलेटर वाला ही सेम बिहेव कर रहा है। सेकंड डायग्राम है व्हेन टेम्परेचर इज अबव 0 केल्विन, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो इसमें आप अगर डायग्राम में देखो तो यहाँ कुछ होल दिख रहे हैं और ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन, नीचे अगर 4 होल बनाए हैं तो ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन बने, ये कैसे बने होंगे, तो शायद ये इनके मोशन से बने, किनके मोशन से, तो हुआ क्या, अबव 0 केल्विन करते ही 4 कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, और लेटर से कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, फ्री हो गए। ठीक है, ये लेटर से हमने इनका मोशन दिखा दिया। आप ये लाइनें ना दिखाओ बगैर लाइनों के, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कि हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन में चलेंगे, जो वैलेंस बैंड से जाएंगे तो वहां पीछे एक वैकेंसी क्रिएट कर जाएंगे जिसको हमने बोला होल। अब यहाँ बन गए होल, यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड के अंदर, और ये जो होल कहाँ है, ये है वैलेंस बैंड के अंदर। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और क्या बनाएंगे, कंडक्टिविटी करेंगे, करंट बनाएंगे, कंडक्टिविटी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वैलेंस बैंड में होल मूव करके भी क्या करवा सकते हैं, कंडक्टिविटी, क्योंकि होल भी तो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर हैं, और पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं मीन्स ये भी एक टाइप का करंट बना सकते हैं। ओके जी, अब थोड़ी सी मैथमेटिकली बातें हो जाएं, ठीक है, थ्योरेटिकल बहुत सारी बातें होगी, थोड़ी मैथमेटिकल बात करते हैं। सो लेट अस से किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अभी हम इंट्रिंसिक ही पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता लगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक बनेगा इलेक्ट्रॉन, एक बनेगा होल। सोचो यार, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से 10 कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल बनेंगे, दोनों का नंबर बराबर रहेगा। तो नंबर को हमने काउंट किया, उस नंबर को हम जनरली बोलते हैं नंबर डेंसिटी या नंबर कंसंट्रेशन। जनरली इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखा फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअली में ये पर यूनिट वॉल्यूम ही काउंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये नंबर डेंसिटी होती है, इसलिए इसको नंबर कंसंट्रेशन की जगह कई बार नंबर डेंसिटी भी लिखा होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को Ne से लिखता हूँ, होल को NH से लिखता हूँ, तो क्या Ne और NH बराबर है, बोले सर इंट्रिंसिक में तो बराबर ही है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बन रहे उतने होल बन रहे हैं। तो अगर ये नंबर बराबर है तो इस बराबर नंबर को मैंने एक और नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया Ni से, और मैंने बोला कि भाई जब इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन होल बराबर है दोनों, तो दोनों का एक कॉमन नाम रखो, क्योंकि कॉमन नंबर है, एंड उसको बोला जाता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको बोल सकते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या है ये, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन या डेंसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको ओके। तो अब सोचो हमारा इंट्रिंसिक है, उसमें करंट फ्लो करेगा, तो करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रॉन भी होल भी। इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनेगा उसको IE लिखा, होल से जो बनेगा उसको IH लिखा, और टोटल करंट जो होगा वो दोनों का
सम होगा, यानी बोल सकते हो सर्किट में अगर करंट हो तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि मैथमेटिकल कंडक्टिविटी हम ड्राइव भी कर चुके हैं, हालांकि ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। कंडक्टिविटी, कंडक्ट करने की एबिलिटी जो होती थी, या रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल बोलते थे जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ कंडक्टिविटी दोनों की वजह से तो लिख सकते हो कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ होल भी है एंड कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। एंड सिंगल की कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन इंटू ई। जैसे मैं अगर होल की लिखूं, मोबिलिटी ऑफ होल इंटू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लस में अगर इसकी अब लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई, तो इन दोनों के सम को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बाद में ड्राइव भी कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर पढ़ोगे तो ये डेरिवेशन हम समझ आएंगे, उसके अंदर हम ये ड्राइव कर लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा ये, अब ये सारा दे रखा है, ये 0 केल्विन का हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, और ये अबाउट 0 केल्विन मैं बता चुका हूँ, तुम इसको जस्ट स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना इजीली। भाई फिर बता रहा हूँ, जिसने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना दी है नई वाली, एंड हर वीडियो का पीडीएफ जो है उसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। एंड इस चैप्टर पे आपको पिछले सालों की भी वीडियोस मिल सकती है, आप उसको देख के बाकी चैप्टर भी कवर कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन साथ साथ अपलोड हो रहे हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो कंडक्शन कैसे होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, कंडक्शन मींस करंट कैसे फ्लो करता है, तो चलो उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो मान लो भाई मेरे पास एक इस तरह का पीस है, और आपको पता है इस पीस के अंदर हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स हैं, इंट्रिंसिक ये सेमीकंडक्टर है। तो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो भाई उसका डायग्राम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें इसको जोड़ना है बैटरी के साथ, तो हमने लेटर से एक बैटरी का प्लस लगा लिया, एक माइनस लगा लिया। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ कनेक्ट, इसको कर देते हैं यहाँ कनेक्ट, ये इंट्रिंसिक है ध्यान। और उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, तो लेटर से कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन भी बनता है, होल भी बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मैं ई माइनस लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को सर्कल से दिखा रहा हूँ, होल को सर्कल से दिखा रहा हूँ। अब सोचो बच्चों, जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, क्योंकि यहाँ पर हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, पहली बात तो इसकी वजह से, तो यहाँ पर बैटरी का प्लस साइड जुड़ा है इस साइड से, यहाँ पर बैटरी का माइनस जुड़ा है, तो होगा क्या, बैटरी की फील्ड ने फील्ड ऐसे हो जाएगा, प्लस से माइनस होता है ना फील्ड, तो कंडक्टर के अंदर एक फील्ड सेटअप हो गया बैटरी के अंदर, बैटरी की वजह से। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ। हमने चैप्टर नंबर 1 में लास्ट में ये पढ़ा है कि कंडक्टर्स के अंदर फील्ड 0 होता है, लेकिन यहाँ तो मैं फील्ड दिखा रहा हूँ, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। यहाँ पर फील्ड इसलिए दिखाया क्योंकि ये बैटरी लगा रही है, तो बैटरी इसको कंटिन्यूसली अंदर फील्ड क्रिएट करवा के रखेगी। अगर आप बैटरी हटा दोगे ना तो अंदर कोई फील्ड नहीं रहेगा। कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 तब होता है जब वो आइसोलेटेड होते हैं, जब वो बैटरी से जुड़े हुए नहीं होते, तो जब बैटरी से जोड़ते हैं तब फील्ड सेटअप हो सकता है। तो भाई बैटरी ने अंदर फील्ड सेटअप कर दिया। अब फील्ड हमेशा फोर्स लगाता है, फील्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बेचारे इधर मूव करेंगे इस प्लस वाली साइड, और होल पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, होल इधर मूव करेंगे। तो इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड ने, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन और होल का मोशन स्टार्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन बेचारे जाएंगे किधर, इलेक्ट्रॉन बेचारे जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बेचारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर किए और एंटर करते ही वो पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर चले गए, और यहाँ से माइनस वाला बैटरी के अंदर से होके माइनस वाला टर्मिनल उस इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ पर भेज देगा। किसके अंदर भेज देगा, इस साइड में वापस भेज देगा, माइनस वाले से। इधर से कौन आ रहा था, होल आ रहा था, ये होल इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो गया, होल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खत्म करते हैं। इतने में कोई और कोवेलेंट बॉन्ड भी टूट रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, होल इधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट के होल के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ये तो प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल उतने बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो भाई करंट तो इसके अपोजिट में लेते हैं हम। इट मीन करंट की जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट में, ये मैं एरो बना रहा हूँ, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी ये हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पीस है ये अपने में से करंट को फ्लो करवा रहा है, इट मीन ये कंडक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डायग्राम में भी यहाँ दिखा रखा है और मैं तुम्हें ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ। एक छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल है भाई, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम चारों की वैलेंसी 4 होती है, ऑटोमोशन में 4 है, लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम को तो हमने सेमीकंडक्टर की लिस्ट में डाल दिया, कार्बन को क्यों नहीं डाला भाई, कार्बन सेमीकंडक्टर क्यों नहीं है, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल वैसा होता है ना। आंसर अलग दे रखा है भाई, ये जो डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एनर्जी गैप कार्बन वाले केस में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। इट मीन कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड है, इसलिए
वहां पर फ्री होने के चांसेस कम है, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कम जाएंगे, इसलिए ये इंसुलेटर की कैटेगरी में है और ये हमारे सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक जो पढ़ रहे थे, पता लगा भाई इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं लेकिन बराबर बनते हैं, तो करंट भी फ्लो करता है क्या, लेकिन फिर भी हम इंट्रिंसिक यूज करते हैं? नहीं, हम इंट्रिंसिक अच्छे से यूज नहीं कर पाते। रीजन, बिकॉज प्योरली टेम्परेचर डिपेंडेंट है भाई, टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। चलो ये तो टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि वाइल इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे, लेकिन ये भी प्रॉपर नहीं है कि एक फिक्स टेम्परेचर चेंज होने से एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं। टेम्परेचर के साथ कुछ ऐसा वेरिएशन है, इसका एक्सपोनेंशियल मींस थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाते हैं, इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाते। और हमारा मेन प्रॉब्लम यही था यार, हमें कंट्रोल करना था इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, लेकिन इसमें नहीं कर पा रहे, किसके अंदर, इंटेंसिटी के अंदर। एंड दूसरा एक सबसे बड़ी दिक्कत और थी कि जितने इलेक्ट्रॉन बन रहे थे उतने ही तो होल बन रहे थे, कोई एक हमें ज्यादा नहीं मिल पा रहा था। अगर कोई एक ज्यादा मिल जाता तो भी हम बोलते भी हाँ हमें 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिले तो हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं यार, या हमें 10 होल एक्स्ट्रा मिले हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आई किसके अंदर, इंट्रिंसिक के अंदर। तो अगर अगर ये प्रॉब्लम थी तो क्या करें, यानी इंट्रिंसिक यूज में नहीं आने चाहिए, या इंट्रिंसिक इतने अच्छे नहीं है, तो कुछ सोल्यूशन, यस सोल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक में हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। अब इम्प्योरिटी ये नहीं कोई भी रैंडम नहीं, इम्प्योरिटी कुछ स्पेशल इम्प्योरिटी होती है, कुछ स्पेशल एलिमेंट होते हैं विच बिलोंग्स टू 13 एंड 15th ग्रुप। क्या बोलूं, तो वो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी 3 है या 5 है। हम इन स्पेशल इम्प्योरिटीज को इंट्रिंसिक में जानबूझकर ऐड करते हैं टू इंक्रीज टू एनहांस इट्स कंडक्टिविटी और इट्स कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। सो जो हमें मिलेगा अब नया, अब वो प्योर तो होगा नहीं क्योंकि हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, उसका नाम रखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, इसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, डोपिंग बोलते हैं। और ये इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, जनरली ये आपको मिलती है पार्ट पर मिलियन, मीन्स 1 पार्ट पर मिलियन। एक इम्प्योरिटी एटम, सोचो जरा, 1 इम्प्योरिटी एटम कितने के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ प्योर एटम्स के अंदर। सर इतना करने से क्या कंडक्टिविटी बढ़ जाती है? अरे बिल्कुल, सोचो पूरे क्रिस्टल में तुमने 500 इम्प्योरिटी एटम ऐड किए, तुम्हारे पास 500 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन या होल होंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो 500 होल एक्स्ट्रा मिलेंगे, एंड अगर पेंटावेलेंट ऐड करोगे तो पहले से ही 500 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज को कि कैसे प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अभी सिर्फ याद रखें कि इम्प्योरिटी हमारी किस लेवल की होती है, 1 पार्ट पर मिलियन की। करते क्यों है इम्प्योरिटी ऐड, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। और जो प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के बाद जो नया सेमीकंडक्टर बना उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज doping. What is doping? The process of adding desirable impurity to increase the property, to increase the conductivity of a semiconductor, of a intrinsic semiconductor. This is known as doping. And उस impurity का नाम, जिस impurity को हम ऐड करेंगे उस impurity के atoms को हम dopants बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, dopants। लेकिन एक्सप्रेस में ये लिख रखा है, डोपिंग का डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ ऐसा समझो कि हमारे पास इंट्रिंसिक था, हमारे पास क्या था भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, और हमने क्या किया, उसमें ऐड कर दी इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कोई ऐसी वैसी नहीं, स्पेशल वाली, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को देखो, इस इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो नया बना उसका तो हमने नाम रख दिया एक्सट्रिंसिक, ठीक है, इसका नाम रखा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड जो ये पूरा प्रोसेस है, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम क्या रखा, process is known as doping। और ये जो इम्प्योरिटी है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डोपेंट्स। क्या बोल देते हैं, जनरली ये डोपेंट्स दो तरह के होते हैं, या तो आपको मिलेंगे ट्राइवेलेंट एटम्स या आपको मिलेंगे पेंटावेलेंट एटम्स, ठीक है। अब ट्राइवेलेंट में जनरली 13th ग्रुप जो होता है, पी ब्लॉक में आप अगर आप देखो उधर साइड में, और ये 15th ग्रुप वाला होता है। अगर मैं अगर लिस्ट भी बनाना चाहूँ इसकी, अब लिस्ट वाइज भी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, इनकी लिस्ट बताऊंगा। तो बच्चों ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। अच्छा, इसका नाम एक और होता है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको, असेप्टर टाइप इम्प्योरिटी। बाद में पता लगेगा क्यों बोला असेप्टर टाइप इम्प्योरिटी, एंड इसको बोलते हैं डोनर टाइप इम्प्योरिटी। एंड इस इम्प्योरिटी को ऐड करने से जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसका हम नाम रख देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर,
और इस इम्प्योरिटी को ऐड करने से जो बनेगा उसको हम बोल देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। है तो दोनों ही एक्सटेंसिव क्योंकि दोनों इम्प्योरिटी से बने, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा पहले डोपिंग पे डिस्कशन करते हैं। डोपिंग कैसे करनी है और किस लेवल की, पहले लेवल की बात करते हैं। डोपिंग जनरली हम ये करते हैं मॉडरेट डोपिंग। मॉडरेट मीन्स 1 पार्ट पर मिलियन। अगर प्योर हमारे पास 10⁶ है और उसमें हम सिर्फ 1 इम्प्योर का ऐड करेंगे, ये हमारी मॉडरेट या नॉर्मल डोपिंग है। हाई डोपिंग किसको बोलते हैं, अगर हम 10⁴ प्योर लें और उसमें लगभग हम 1 इम्प्योर ऐड कर दें। बिल्कुल, इसमें तो 10,000 में सिर्फ एक ऐड करना है और इधर 10 लाख में एक ऐड करना है। और यहाँ पर इफ वी आर एडिंग 1 इन 10⁸ तो इस डोपिंग को बहुत लो डोपिंग बोलते हैं। ध्यान रखना डोपिंग की कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या है, डोपिंग करते हैं तो भाई हम करते क्या एक्चुअल में, हमारे पास एक क्रिस्टल है, लेटर से ये क्रिस्टल के एटम्स है, छोटा सा पीस दिखा दिया हमारे पास एक क्रिस्टल का, ठीक है। जब डोपिंग करते हैं उसका मीनिंग क्या है कि किसी एक एटम को उस क्रिस्टल से बाहर निकाला, जैसे इस क्रिस्टल के एटम को बाहर निकाला और इसकी जगह कोई दूसरा एटम रख दिया, इम्प्योरिटी का एटम रख दिया। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर खराब होगा, नहीं, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका ओरिजिनल वैसा ही रहना चाहिए। और दूसरा, जिस चीज को, जिस एटम को रिप्लेस कर रहे हैं उसकी जगह जो रख रहे हैं, दोनों का साइज भी ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए। कंडीशन है ऐसा इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें वो 14th ग्रुप में है, उन्हीं के जैसा साइज लगभग 13 या 15th ग्रुप में मिलेगा आपको। हालांकि ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट इस साइड भी बहुत सारे हैं, बट हम उसके साइज के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं तो जनरली 13th और 15th ग्रुप में मिलते हैं। और इट शुड गिव मींस जो हम इम्प्योरिटी आइटम कर रहे हैं वो दो काम करे, या तो वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, उसके पास एक्स्ट्रा हो, या फिर वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, मींस वो किसी से एब्जॉर्ब करे या आस पड़ोस से इलेक्ट्रॉन ले ले। लेने का मतलब वो इनडायरेक्टली होल जनरेट करेगा और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा। अच्छा, प्रोसेस पे बात आते हैं भी करते कैसे डोपिंग। डोपिंग जनरली की जाती है बम्बार्डमेंट से। एक पूरा क्रिस्टल लेते हैं, उसमें इंट्रिंसिक क्रिस्टल पे हम इम्प्योरिटी एटम को बम्बार्ड करवाते हैं, या समटाइम इम्प्योरिटी एटम का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, गैसेस एटमॉस्फेयर, और उसमें सॉलिड पीस को रख देते हैं, और बाय डिफ्यूजन ये प्रोसेस हो सकता है। बट हालांकि हमें प्रोसेस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ओके, इम्प्योरिटी डोपेंट्स का मैं पहले बता चुका हूँ, या तो पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट होगी। पेंटावेलेंट के अंदर बच्चे आपके पास 15th ग्रुप के मेंबर आएंगे, एंड इसके अंदर आपके पास 13th ग्रुप के मेंबर आएंगे। कौन कौन से मैं आपको बता दूं, जैसे आपका पेंटावेलेंट में आता है एन नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, ये याद रख सकते हो इस तरह से। एंड ट्राइवेलेंट में आपको पता है कौन कौन से आते हैं, बैंगन, आलू, गाजर एंड थैली, तो ये एलिमेंट आते हैं। तो इनका यूज करके हम इनको यूज कर सकते हैं एज इम्प्योरिटी, या फिर इनको यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं पेंटावेलेंट वाले ऐड कर रहा हूं बच्चे किसके अंदर, एक इंट्रिंसिक के अंदर, तो जो उससे बनेगा वो हमारा बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसका नाम था एन टाइप। और जब इन सबको, इस ट्राइवेलेंट को ऐड करता हूं मैं किसके अंदर, इंट्रिंसिक के अंदर, तो इससे भी एक एक्सट्रिंसिक बनेगा, उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप। अच्छा, इस डोपिंग का एक और नाम बताया था मैंने आपको, इसको बोला जाता है जनरली बच्चे डोनर इम्प्योरिटी, डोनर टाइप इम्प्योरिटी, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी। अब इस पेज से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है। कैसे बन सकता है, आपसे वही पूछे भाई पी टाइप बनाना है तो इनमें से किसका यूज करेंगे, सिलिकॉन के साथ। पी टाइप बनाना है मीन्स हमें ट्राइवेलेंट ऐड करनी है तो इनमें से कोई आना चाहिए। एन टाइप बनाना है, सॉरी हाँ सही है, एन टाइप बनाना है तो इनमें से किसी का यूज करेंगे। या फिर आपको ये दे दिया फोस्फोरस को अगर मैं सिलिकॉन के साथ ऐड करूं तो कौन सा बनेगा, पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में जो गिवन है वो पेंटावेलेंट बनाने के लिए आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस गिवन है, यानी ये 3 गिवन है। और अगर हम बात करें ट्राइवेलेंट में तो इंडियम, बोरोन और एल्यूमिनियम का दे रखा है, बोरोन, एल्यूमिनियम और इंडियम का दे रखा है, यानी ये तीनों का। लेकिन ये पूरे पांचों याद रख लो, अगर ऑप्शन फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है तो एनसीईआरटी वाली वैल्यूज को देनी है, बाकी आप बाकी वैल्यूज को भी दे सकते। ओके, अब हमें इतना पता लग गया भाई इम्प्योरिटी ऐड करो एक नया बनेगा, नए का नाम क्या रखा, एक्सट्रिंसिक। तो वही सिंपल मैं कितनी बार बता चुका भाई तुम्हें, हमने क्या किया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी। इम्प्योरिटी ऐड करते ही वो जो बना का नाम रख दिया एक्सट्रिंसिक, या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। अगेन इसके 2 टाइप होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इनको भी इंडिविजुअली हम डिस्कस कर लेते हैं ये है क्या।
तो पहले बारी आई हमारी भाई साहब एन टाइप सेमीकंडक्टर, या इसका नाम एन टाइप क्यों पड़ा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्रिस्टल है। आप अगर देखो यहाँ पर एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल है, तो जनरली 4 4 वाले हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ कर दी। तो क्या किया, यहाँ पर एक सिलिकॉन का एटम निकाल के या जर्मेनियम का एटम निकाल के एक पेंटावेलेंट ऐड कर दिया हमने। यानी ये कब बनता है आपको पता है, जब हम इंट्रिंसिक वाले में यानी प्योर वाले में क्या ऐड करते हैं, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो इससे जो बनता है वो हमारा एन टाइप बनाता है। पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास आउटर मोस्ट शेल में, तो कोवेलेंट बनाने के लिए तो 4 चाहिए। तुमने क्या किया, एक क्रिस्टल के एक एटम को निकाला जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो 4 शेयर कर रहा था, लेकिन उसकी जगह एक ऐसा एटम रख दिया जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, 4 तो शेयर हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्स्ट्रा बच जाएगा जो शेयर नहीं हो रहा। वो फ्री है, नहीं वो फ्री नहीं है, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस ने उसको बाउंड कर रखा है, उसके साथ वो फिक्स है, बट वो वैलेंसी पूरी नहीं कर रहा, वो वैलेंस बैंड में नहीं है, वो वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वैलेंसी वाले 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए। लेकिन सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये आया कि मुझे बताओ, जब तुमने एक एटम निकाल के उसकी जगह एक एटम रखा, पूरी क्रिस्टल के चार्ज का क्या, टोटल चार्ज ऑफ क्रिस्टल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल चार्ज ऑफ क्रिस्टल वो 0 ही रहेगा। क्रिस्टल का मतलब ये पूरे पीस का टोटल चार्ज 0 है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसको ऐड करने से तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अरे नहीं भाई, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है क्योंकि वो फ्री है, उसके बदले में उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन भी तो है। ओवरऑल एक न्यूट्रल चीज को लेके आए हैं न्यूट्रल की जगह, दैट्स व्हाई पूरे क्रिस्टल का चार्ज आपका क्या है बच्चे, 0 है, ये न्यूट्रल है। अब थोड़ी सी इसकी कहानी समझते हैं कि ये क्या कर सकता है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्री नहीं है, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ऐसे बोल सकते हो कि ये थोड़ा वीकली अटैच्ड है न्यूक्लियस से। ठीक है, सोचो जैसे ही 0 केल्विन पे मैं अगर पहले बात करता हूँ, देखो 0 केल्विन पे ये बाउंड है कौन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर ये बाउंड है तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है 4, और ये एक थोड़ा सा किसी अलग लेवल पे है, और हमारा कंडक्शन बैंड खाली है, कंडक्शन बैंड खाली है, यानी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है 0 केल्विन पे। कहानी एक तो पॉइंट। लेकिन अबव 0 केल्विन हो तो, अबव 0 केल्विन हो तो कितना, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर किया, थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फ्री होगा क्योंकि वीकली बाउंड है। जैसे ही ये बच्चे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकला, क्या इसके बाहर निकलने से कोई वैकेंसी क्रिएट होगी, नहीं, वैकेंसी तो उनसे क्रिएट होती है जो वैलेंस बैंड से निकले, भाई ये वैलेंसी तो पूरी कर नहीं रहा था, यानी ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, कंडक्टिविटी कर देगा, लेकिन इससे होल क्रिएट नहीं होगा। क्या मैं इसको अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन बोलें, अनबॉन्डेड क्यों, क्योंकि ये अब अनबाउंड हो चुका है उससे, ठीक है, और ये अब फ्री बन जाएगा। और एक और चीज, ये जो क्रिस्टल अभी मैं जिसको डॉटेड लाइन में बंद कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ये जो पूरा पीस है जहां पर हमने इम्प्योरिटी का एटम ऐड किया था, क्या ये पूरा एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है जब थोड़ी सी एनर्जी मिले, बिल्कुल सर कर सकता है। अगर ये डोनेट कर सकता है, इसीलिए इस इम्प्योरिटी को क्या नाम दिया था, डोनर टाइप इम्प्योरिटी हमने नाम दिया था, बिल्कुल से डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डोनेट करने के बाद ये वाला एटम, मैं पूरे क्रिस्टल की बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं सिर्फ इस एटम की बात कर रहा हूँ, क्या ये जो एटम है अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्या इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन बना देते हैं, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ये बात याद रखना। और ये जो पॉजिटिव आयन बनेगा ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, क्योंकि आयन मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रिस्टल में बहुत सारे और जो है इसके साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पर बन जाएगा इमोबाइल आयन। यानी इफ ये कौन सा हमारा आइटम है, डोनर इम्प्योरिटी, ये जो हमारी डोनर इम्प्योरिटी है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट एटम बिकम पॉजिटिव आयन। कौन सा, इमोबाइल, ये मूव नहीं कर सकता। कहानी हालांकि लिखी हुई है, मैं भी बताऊंगा। अच्छा उससे पहले एक बताओ, ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो हमारा निकला था, जो वैलेंसी नहीं कर रहा था, सिर्फ थोड़ा सा बाउंडेड था, इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, नहीं बहुत थोड़ी चाहिए। कितनी, इनकी एनर्जी की वैल्यू लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जैसे सिलिकॉन के लिए 0.05 है और जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और फ्री हो जाएगा, पीछे एक आयन बना जाएगा। तो अगर इस क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करना है तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा
जरूरी है आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सोचो वो जो क्रिस्टल का एक एटम था, जैसे हमने ये +5 वाला जब ऐड किया था, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था अपने, ये शेयरिंग वाले हैं, और ये एक फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था। जब इसको लॉस किया तो ये आयन बन जाएगा पीछे, यानी ये जो पीछे बचेगा ना, ये क्या बन जाएगा, एक आयन बन जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए काम किया, हम पहले ही इसको ऐसे दिखा देते हैं और साथ में ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। यानी अगर मैं ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे पूरा दिखा रहा हूँ, तो ये पूरा एज अ न्यूट्रल एटम है हमारा। तो कौन सा, जो हमने ऐड किया इम्प्योरिटी वाला। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, मीन्स अगर इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, डोनेट करते ही पीछे ऐसे बच जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये पीछे एक आयन बन गया, ये बन गया पॉजिटिव आयन। इसलिए ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, ये वाला पूरा। इस सिंबल का मीनिंग क्या है कि ये पूरा न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये पॉजिटिव बनेगा, यानी ये एटम हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ये समझ आया। अभी तक हम कोवलेंट बॉन्ड को नहीं तोड़े, अभी तक हमने सिर्फ इतनी एनर्जी दी है कि फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। लेकिन सोचो अगर मैं एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा दे दूं तो हो सकता है कोई कोवलेंट बॉन्ड भी टूट जाए, और कोवलेंट बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन बना एंड होल बना। ओवरऑल कौन ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक होल है। तो सोचो अगर पूरे क्रिस्टल में तुमने ऐसे 500 इम्प्योरिटी के एटम ऐड किए होते, तो 500 इलेक्ट्रॉन तो पहले से एक्स्ट्रा होते तुम्हारे पास, ऊपर से जितने कोवलेंट बॉन्ड तोड़ोगे उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे, लेकिन ओवरऑल आपके पास इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ना। तो इस तरह से हम सोचो इलेक्ट्रॉन के नंबर को कंट्रोल कर रहे हैं। ये था क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी का लेवल कहाँ होना चाहिए। सोचो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी फ्री हो रहा है, बहुत जल्दी कंडक्शन बैंड में जा रहा है, इट मीन इसकी एनर्जी वैलेंस बैंड वाली तो नहीं है, वैलेंस बैंड जितनी इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है, इसको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, इसको थोड़ी एनर्जी चाहिए। और कितनी, इतनी मिलते ही फ्री हो जाए, तो बोल सकते हो कि कंडक्शन बैंड से इतनी एनर्जी नीचे एक नया लेवल बना दो, उस नए लेवल को बोलेंगे डोनर टाइप एनर्जी लेवल। ठीक है, तो आप देखो ये इसका वैलेंस बैंड, और ये हम बना रहे हैं कंडक्शन बैंड, और एक नया एनर्जी का लेवल आप देख सकते हो, तो क्या बोलते हैं, डोनर टाइप एनर्जी लेवल। ये इसका एनर्जी लेवल बन गया, किसका, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का। ये किसका है बच्चों, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है, जो कंडक्शन से कितना नीचे, अप्रोक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए अलग अलग होती है, अगर सिलिकॉन के लिए लिखते तो 0.05 होता, रफ एस्टिमेट है, लेकिन इसके पास होता है। अब आप देखो ऊपर इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, नीचे भी दिखा रखे हैं, कुछ और भी दिखा रखे हैं, इसका क्या मतलब है। तो जो पहले तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से, कुछ कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से भी जाएंगे। तो शायद लेटर से मैं एक अगर ट्रांजिशन दिखाता हूँ ये वाला, तो शायद ऐसा हुआ कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन एक तो फिफ्थ वाले पहुंच रहे हैं और कुछ कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से पहुंच रहे हैं, तो शायद यहाँ पर कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटा, पीछे एक होल क्रिएट कर गया और इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचा दिया। तो ओवरऑल मैं तुमसे बोलूं कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन दो चीजों से पहुंच रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से भी पहुंच सकते हैं, और फिफ्थ वाले तो पहुंच ही रहे हैं, सबसे पहले फिफ्थ वाले पहुंचे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बच्चों यहाँ पर, तो ये कंडक्टिविटी में अच्छा रोल प्ले करेंगे, और यहाँ पर होल बनेंगे वैलेंस बैंड में, वो भी कंडक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा होल नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है इस केस में। तो ये डायग्राम अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। इस पे क्वेश्चन भी था शायद अभी सैंपल पेपर में, शायद इस लेवल के बारे में पूछा गया था, इस गैप पे पूछा गया था आपसे। ठीक है, गैप बहुत कम होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब क्या इस तरह के मटेरियल के अंदर, एन टाइप के अंदर, हम जितने डोनर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उतने ही हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिलेंगे। यस, तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन। जितनी डोनर इम्प्योरिटी, अगर तुमने 500 इम्प्योरिटी ऐड की है तो 500 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा मिलेंगे फिफ्थ वाले। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डिसाइड करेगा, कितने हमारे डोनर इम्प्योरिटी। अब इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ा दो, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेगा, होल बनेगा, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन हमारे पास फालतू रहेंगे। हाँ, ऐसा तुम ये भी बोल सकते हो कि कोवलेंट बॉन्ड टूटने से जितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं उतने होल भी तो बन रहे हैं, और चांसेस है कि ये इलेक्ट्रॉन होल दोबारा वापस कंबाइन होते रहे। ऐसा तो है नहीं कि सर्किट में तो सब अलग अलग घूमेंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल दोबारा कंबाइन हो सकते हैं, कंबाइन होने से होल का नंबर फिर से कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा ही रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे ज्यादा है तो जो चीज ज्यादा अमाउंट में है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो कम है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मैं बोल सकता हूँ एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड होल कम है, दे आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। अब बात करें करंट की, तो करंट इलेक्ट्रॉन बनाएगा, होल भी बनाएगा, लेकिन ज्यादा करंट कौन बनाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन बनाएगा, बिकॉज होल का करंट बहुत थोड़ा है, क्योंकि बहुत थोड़े नंबर में है। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पूरा क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल है, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ तुम्हें। अगर तुमने एक एन टाइप को समझ लिया तो पी टाइप समझना बहुत आसान है, जस्ट उससे अपोजिट सेंस में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बना कैसे भाई, हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को उठा के ले आए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को उठा के ले आए, एंड उसमें क्या किया हमने, एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी। ट्राइवेलेंट समझ रहे हो कौन सी? हाँ, 13th ग्रुप वाली, बैंगन आलू गाजर वाली। तो हमारे पास जो बना उसका नाम रख दिया हमने पी टाइप सेमी, पहले का। दूसरा, अगर ऐसा लाए हैं तो समझो हमने एक प्योर को उसकी जगह से निकाला जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, उसकी जगह एक ऐसा रखा जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। डायग्राम में देखो, यहाँ +3 समझ ही गए क्या है। अब ये जब आया अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया, भाई एक इलेक्ट्रॉन लेटर से ये लेके आ गया, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये ले आया, एक इधर शेयर कर रहा है, लेकिन एक वैकेंसी अभी भी बड़ी है, क्योंकि 3 लेके आया बेचारा, अभी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा। इट मीन एक वैकेंसी ऑलरेडी है, एक होल एक्स्ट्रा इसके पास ऑलरेडी है। तो आपने बोलो ऑलरेडी है। मेरा पहला क्वेश्चन भी सेम जैसे उसमें किया था, तुमने एक न्यूट्रल एटम को निकाल के एक न्यूट्रल एटम रखा, तो पूरे क्रिस्टल का चार्ज क्या है? पूरे क्रिस्टल का चार्ज अभी भी 0 है, वो बच्चे न्यूट्रल रहता है क्रिस्टल। अब होल तुम्हें दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। होल दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ एक वैकेंसी है, जितने इलेक्ट्रॉन थे उसके उतने बदले में प्रोटॉन थे न्यूक्लियस में, एक कोवेलेंट बॉन्ड खाली रह गया, ये इंडिकेट कर। अब सेम वही सेम कहानी जो उसमें मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कि इस पूरे एटम में अगर मैं यहाँ पर इस इम्प्योरिटी एटम की बात करूँ, तो बच्चों क्या ये इम्प्योरिटी एटम, इसमें आपको अगर एक होल दिख रहा है, तो अगर कहीं से भी इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इस होल को, तो क्या वो इस कोवेलेंट बॉन्ड को फिल करेगा? अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब बिल्कुल फिल करेगा। और जैसे ही फिल करेगा, अच्छा ये करेगा कब? इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा। वो कब होगा? जब टेम्परेचर 0 से ज्यादा होगा। इवन ये भी एट 0 केल्विन, ये भी इंसुलेटर है, वही सारी कहानी सबकी, कोई भी इंसुलेटर हो, प्योर एन टाइप पी टाइप, 0 केल्विन पे सभी इंसुलेटर होते हैं। लेकिन अबव 0 लेटर से कहीं से इलेक्ट्रॉन मिला तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो क्या ये होल खत्म हो जाएगा? सर बिल्कुल होल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो आप डॉटेड लाइन इस बॉक्स में एटम देख रहे हो, जो हमारा एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया अपने होल को खत्म करने के लिए, इसलिए इसको हम एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी भी बोल रहे थे, एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी बोल रहे थे। लेकिन एक चीज और सोचो, जैसे इसको गेन किया तो क्या ये नेगेटिव आयन बन जाएगा? सर बिल्कुल, ये क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव आयन बन जाएगा ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और ये नेगेटिव आयन कौन सा है बच्चों? ये भी इमोबाइल आयन है, ये मूव नहीं कर सकता। इस बात पे इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, वहां तुम्हें क्लियर होगा कि भाई इमोबाइल आयन का मीनिंग क्या है। तो अब इसके स्ट्रक्चर को देखो, क्या इस वाले एटम को दिखाना हो तो क्या मैं यहाँ माइनस और साथ में से होल दिखा दूं? तो ये पूरा स्ट्रक्चर ये न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ये होल खत्म होगा तब ये नेगेटिव बनेगा। जैसे इसको मैं अलग पेज पे दिखाता हूँ, जैसे लास्ट टाइम में दिखाया था। तो जो हमारा जो ये +3 वाला था, 3 शेयर कर रहा था, लेकिन एक होल था, लेकिन ये पूरा न्यूट्रल था, ये पूरा न्यूट्रल था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला इसको कहीं से, अब स्ट्रक्चर कुछ आप समझो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन बन गया। तो इसे स्ट्रक्चर वाइज थोड़ी दिखाना है, हम क्या दिखाएंगे? हम नेगेटिव और साथ में होल दिखाएंगे, ये इसको इंडिकेट करने के लिए। और जब इसका ये खत्म हो जाएगा होल कहीं से, तब ये नेगेटिव होता है, इसलिए इन दोनों को दिखाया। यानी ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलकर खत्म करेगा तब ये नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि गेन कर लेगा। तो ये सारी कहानी यहाँ लिखी हुई है, हम इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज और बताओ भाई, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है एनर्जी से कहीं भी, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से कैसे भी, तो सबसे पहले इस होल को भरेगा, है ना, फिर वो फ्री होगा। तो अगर होल का मुझे लेवल दिखाना हो, कहाँ होगा? कंडक्शन बैंड के पास तो होगा नहीं, क्योंकि कंडक्टिविटी तो होल करते नहीं वहां पर, कंडक्शन बैंड में तो होल जा ही नहीं सकते। तो कंडक्शन बैंड के पास नहीं होगा तो कहाँ होगा? वैलेंस बैंड के पास। होल्स का भी एक नया लेवल बन जाता है, जिसको एक्सेप्टर टाइप एनर्जी लेवल बोलेंगे, लेकिन वो वैलेंस बैंड के पास होगा। गैप उतना ही होगा, लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बात समझ। अब इसके हम डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं।
कौन से डायग्राम को, एनर्जी बैंड डायग्राम। बिल्कुल वैसा ही देखो, यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन से एक नया एनर्जी लेवल दिख रहा होगा, कौन सा ये टाइप एनर्जी लेवल। अब एक चीज और देखो, क्या अब इलेक्ट्रॉन जो है कुछ फ्री हो सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ चले जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे सिर्फ बच्चों, वो मूव होके होल में जाएंगे। यानी ऐसे समझ सकते हो कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाएंगे इस लेवल पे, और पीछे होल क्रिएट कर जाएंगे, ओवरऑल होल एक्स्ट्रा होंगे। भाई तुमने एक पूरे क्रिस्टल में 500 इम्प्योरिटी ऐड की, तो 500 होल तो ऑलरेडी हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल बनेगा, लेकिन होल ओवरऑल तो ज्यादा ही रहेंगे ना। तो अगर वही सेम कंक्लूजन मैं इसमें दिखाना चाहूँ, तो नंबर ऑफ एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी डिसाइड करेगी होल कितने, तो सर करेगी। एंड अगर बात करें तो होल हमेशा एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, तो इस बार होल क्या है, होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। करंट दोनों के सम से ही बनेगा, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, होल्स होंगे। वही बात, ओवरऑल सेमीकंडक्टर हमारा स्टिल न्यूट्रल है, पूरा क्रिस्टल, एटम की बात नहीं हो रही, पूरे क्रिस्टल की बात हो रही। तो यहाँ हमें पी और एन के बारे में समझ आ गई। अब अगर ऐसा है तो एक आधा क्वेश्चन कर लेना, एक आधा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करिए, नहीं कितनी देर हुई। तो अब क्वेश्चन को करवाने से पहले मेरी एक बेसिक सी बात, भाई अगर आपके पास ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, और दोनों के बीच के गैप को शायद हम एनर्जी गैप बोलते हैं, ईजी। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करवाना है, मूव करवाना है, इट मीन मुझे उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन में पहुंचाना है, तो मिनिमम अगर वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, मिनिमम एनर्जी तो ये होगी इसको फ्री करने के लिए, है ना। तो अगर आपसे कहूँ कि ये एनर्जी मैं इसको लाइट की फॉर्म में देना चाहता हूँ, तो उस लाइट की वेवलेंथ बताओ, कि मैं एक लाइट गिराना चाहता हूँ इस पे, ताकि ये इलेक्ट्रॉन उस लाइट से एनर्जी ले और जम करके कंडक्शन में चला जाए, यानी फ्री हो जाए। अब फ्री होने का मतलब क्या है, तो पहले वो वैलेंसी पूरी कर रहा था, फ्री हो गया, इट मीन कि आप कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे हो, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है। कोवेलेंट ब्रेक को बॉन्ड करना मतलब मुझे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाना है, इसको करने के लिए भाई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गैप जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा, तो लाइट है ना, इसकी वेवलेंथ गिवन है, अब ये गैप बताना है। भाई लाइट की वेवलेंथ गिवन है, इट मीन लाइट की एनर्जी मैं निकाल सकता हूँ h इंटू फ्रिक्वेंसी से, या h c बाई लैम्डा से। और क्या ये एनर्जी eg के बराबर होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएगी। अगर eg बताना है तो सिंपली क्या करूँ, h c बाई लैम्डा यूज कर लो। h प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 होती है जूल सेकंड। c का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 होता है, भाई सबको पता है। वेवलेंथ गिवन है मुझे 5895 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन को मीटर में करना है तो -10 लगाना पड़ेगा। भाई चुपचाप इसको सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए मुझे, तो क्या करना, इसको डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। तो इस तरह से अप्रोच लगा के सोल्व कर सकते हो। ये सोल्यूशन दे ही रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एन टाइप सिलिकॉन है, मींस एन टाइप बनाया हमने प्योर से, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं, बात तो सही बोल रहा है, लेकिन ट्राइवेलेंट से बनता है, यहाँ पर ये झूठ बोल गया। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होते हैं, नहीं भाई ये फिर झूठ बोल रहे हैं। पोज माइनॉरिटी होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और पेंटावेलेंट से बनता है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये वाली बात मेरे दिल को छू गई, अच्छी लगी। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, आंसर दे रखा भी देख लेना। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज, तो मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। तो लेटर से बच्चे, मेरे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक इंट्रिंसिक है, और मेरे पास एक एक्सट्रिंसिक है, ठीक है भाई। तो इसका टेम्परेचर लेटर से टी है, इसका टेम्परेचर टी है, और इसका भी टेम्परेचर उतना ही है टी, मीन मैं एट सेम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। जब इसका टेम्परेचर टी है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन और होल का नंबर तो बराबर होगा इसमें। तो क्या मैं उसको इस नंबर की बजाय ni से लिख दूं, बिकॉज दोनों नंबर बराबर है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या है भाई, ये तो या तो p टाइप होगा या तो n टाइप होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल बराबर नहीं होंगे, में इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा, कोई एक ज्यादा होगा एक कम होगा। तो अगर टेम्परेचर सेम है, तो ये मास एक्शन लोग कहते हैं कि इफ टेम्परेचर इज सेम, तो इलेक्ट्रॉन होल जो बन रहे हैं किसी इंस्टेंट पे, उनका जो प्रोडक्ट है, जैसे अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट किसका बच्चों, Ne इंटू NH, और यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट Ne इंटू NH, ये बराबर होना चाहिए। अब सर इसमें कुछ अलग तो लग ही नहीं रहा भाई, इस केस में क्या Ni और Ne बराबर है, तो क्या मैं इसको भी Ni लिख दूं, इसको भी Ni लिख दूं, बट यहाँ पर ये दोनों अलग है, Ne NH लिखता हूँ, तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया Ni स्क्वायर इज इक्वल टू
Ne into NH। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ होल। ये बना कैसे है, देखो ये सेम टेम्परेचर पे कंपेयर करने से बना है। अब फिर कि सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा, तुम्हें सबसे पहले एक प्योर क्रिस्टल की बात बोली जाएगी, इट मीन तुम्हें Ni ऑलमोस्ट गिवन होगा। फिर तुमसे बोलेगा या तो आप डोनर टाइप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो या एक्सेप्टर टाइप ऐड कर रहे हो। तो लेटर से अगर तुमसे बोल दे डोनर टाइप ऐड कर रहे हो तो तुमसे Nd गिवन होगा और वो हमेशा Ne के इक्वल होता है, तो Ne तुम फाइंड कर सकते हो और NH निकाल लेंगे क्वेश्चन से। और अगर तुमसे बोल दे भी एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो तुम्हें इट मीन Na गिवन है जो कि नंबर ऑफ होल होते हैं, तो अगर हमें ये गिवन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है, अभी सोल्व करेंगे इसको। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सिलिकॉन क्रिस्टल है प्योर 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 इंटेंसिटी की बात होगी और इस इतने एटम उसके अंदर हैं। ड्रॉप किया 1 ppm कंसंट्रेशन और वो भी पेंटावेलेंट के साथ, पेंटावेलेंट कर रहे हैं तो बनेगा एन टाइप। और आपको 1 ppm मतलब अगर 10⁻⁶ एटम है तो उसमें एक इम्प्योरिटी ऐड की हमने, तो भाई टोटल नंबर ऑफ इम्प्योरिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। डोनर टाइप ही होगी तो कैसे निकालोगे भाई, टोटल नंबर हमारा है 5 इंटू 10⁻28 और हर एक में 10⁻6 है। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, सो आई विल गेट 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22। इतने हमारे पास डोनर एटम्स हैं और डोनर एटम जो हैं वो आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है इनडायरेक्टली बोलूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन पता लग गया। और Ni ऑलरेडी क्वेश्चन में लास्ट में गिवन है, आप चेक कर सकते हो 1.5 इंटू 10⁻16। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे निकालना है NH नंबर ऑफ होल। तो फॉर्मूला मुझे पता है Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, तो NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर बाय Ne। अब वैल्यू पुट करनी है भाई, आंसर तो तुम निकाल लोगे। ओके, तो क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन सेम उसके जैसा ही है, तुम खुद ट्राई करोगे, बस थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंस है, यू विल ट्राई योरसेल्फ। तो अब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक एन टाइप पी टाइप पढ़ लिया है, तो नाउ हम एक सिंगल पेज से हम इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो आपसे कंपैरिजन पे भी न्यूमेरिकल या सॉरी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप पी टाइप। और ये डिफरेंस आपको थियोरेटिकल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम जो आप फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेकंड में देख सकते हो, और बाकियों में इनकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की टर्म में बता सकते हो। तो आप इन दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन कैसा है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, देन उसकी बाइसिंग की बात करेंगे, मेथड ऑफ कनेक्टिंग विद बैटरी, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, ग्राफ, जिस पे आपका एक प्रैक्टिकल भी है क्लास 12 का, एंड लास्ट में फिर रेक्टिफायर का टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक सो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन तुमसे पूछे यार उनका आंसर कमेंट में जरूर लिखें, इससे मुझे पता भी लगता रहता है कि कौन सा बच्चा वीडियो को देख रहा है, ठीक है, और कौन सा इस एंड तक आया है, इस लास्ट पर तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, जय हिंद जय भारत।